नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर। तो फिर वही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और अब जो पढ़ाऊँगा उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ये मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, चलिए। और ये बताइए, मैंने आपसे कहा था ना कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा। आपने किया कि नहीं? कर दीजिए। हाँ, चलिए। ना किया हो तो फिर से कर दीजिए, ठीक है ना? किया हो तो फिर से कर दीजिए और ना किया हो तो कर ही दीजिए, ठीक है? चलिए, कहाँ थे हम लोग? मुझे लगता है कि हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे शायद। हाँ, अच्छा, एक बात और, कुछ लोगों ने कमेंट करके कुछ प्रश्न पूछा था। शायद मुझे लगता है कि राजस्थान से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था। उसने कहा कि सर, मूल राशि कितनी होती है? तो देखिए, मूल राशि 7 होती है, मैंने आपको बताया था। MKS में मैंने 3 बताया था, CGS में 3 बताया था और FPS में 3 बताया था। लेकिन आपको मैंने SI सिस्टम एक बताया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये 3 तो जो होती ही है MKS, CGS, FPS वाली। SI में 4 एक्स्ट्रा होती है, वो मैंने आपको वहां पर लिखाया था। तो कोई पूछे कि कुल कितनी मूल राशि होती है, तो आप बताइएगा कि 7 होती है, ठीक है? मुझे खुशी है कि राजस्थान तक मेरा लेक्चर लोग देख रहे हैं, खुशी है। इसी प्रकार से आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया कितनी मूल राशि होती है? 7। और इन्हीं 7 मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक भी होते हैं, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होइएगा कि MKS में तो 3 ही बताया था। ठीक है, MKS में मैंने 3 ही मूल राशि बताई थी, 3 ही मूल मात्रक आपको बताया था। CGS में 3 बताया था मूल राशि, 3 मूल मात्रक। FPS में 3 बताया था। लेकिन जब आप SI देखेंगे तो SI में मैंने आपको 7 बताया था। और आपको एक चीज और बताया था कि जो SI सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल पर मान्य है, ठीक है ना? तो वर्तमान समय में जो प्रचलन में है वो SI सिस्टम है, ठीक है ना? इसीलिए जब कहीं भी आप देखेंगे कि कुल कितनी मूल राशि होती है तो वहां पर 7 होती है, क्योंकि वहां पर SI वाले को फॉलो करता है। MKS वाले को फॉलो करता तो 3 कहता है, CGS, FPS को भी फॉलो करता तो वहां भी 3 ही कहता। लेकिन चूंकि SI सिस्टम को फॉलो किया जाता है इसलिए 7 कहा जाएगा, ठीक है ना? 7 मूल राशि और 7 मूल मात्रक, ठीक है ना? बाकी सब 7 मूल राशियों के अतिरिक्त जो होगा वो क्या होगा? वो व्युत्पन्न राशि होगी, क्योंकि उसे इन्हीं 7 से बनाया गया होगा, ठीक? इसी प्रकार से 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त अन्य मात्रक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। वो व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहलाएंगे? इसलिए कहलाएंगे क्योंकि अन्य जो मात्रक होंगे वो इन्हीं 7 मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए होंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आपको मूल राशि, मूल मात्रक क्लियर हो गया, ठीक? चलिए, हाँ, तो मुझे लगता है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया था, लास्ट क्वेश्चन अपना जो पिछले लेक्चर में, कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापा जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है? चलिए, इसके आगे क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? 4 दिया गया है, उसमें से कह रहा है किसका कौन सही मैच है, कौन सही मैच नहीं है। तो थर्मोरजिस्टर के आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बिल्कुल सही मैच है, ठीक है ना? थर्मोरजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर तो आप जानते ही, टेम्परेचर को नापने के लिए
जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है ना। तो थर्मोमीटर कई प्रकार का होता है। तो थर्मोरजिस्टर क्या है? एक प्रकार का थर्मोमीटर। रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। रजिस्टर अंग्रेजी शब्द है, रजिस्टर को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। थर्मोरजिस्टर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर और रजिस्टर का मतलब प्रतिरोध। तो थर्मोरजिस्टर में होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे यह थर्मोमीटर अपना प्रतिरोध भी चेंज करता है। ठीक है। मान लिया एक टेम्परेचर पर कुछ प्रतिरोध शो कर रहा है, अगले टेम्परेचर पर कुछ दूसरा प्रतिरोध बताएगा, फिर अगर कुछ टेम्परेचर होगा तो उस पर कुछ दूसरा प्रतिरोध बताएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ठीक। कुल मिला के आप ये जान लीजिए थर्मोरजिस्टर क्या है। थर्मोरजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मो से ही नाम पता चल, थर्मो से ही इसमें थर्मोरजिस्टर में थर्मो शब्द यूज किया गया है ना, इसी से जान लीजिए। थर्मो जहां भी लिखा हो समझ जाइए कि कुछ टेम्परेचर नापने की बात कही जा रही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक है कि 4 को दिया गया है और एक विकल्प उसमें से कोई सही है, तो थर्मोरजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ऑप्शन ए सही, बाकी 3 तो गलत ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही मैच करने का। 4 दिया गया है और उसको सही से हमको मैच करवाना है। क्या है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर और लक्स मीटर। स्टेथोस्कोप आप जानते हैं किसे कहते हैं? सब लोगों ने देखा होगा स्टेथोस्कोप। आला, हमारे प्रयागराज में उसे आला कहते हैं। हाँ, जब कभी अस्पताल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कान में ऐसे कुछ लगा के फिर उसको ऐसे लगाता है ना। कुछ गांव के जो डॉक्टर होते हैं, जो ओला छाप डॉक्टर, वो आला जरूर टांगे रहते हैं। तो स्टेथोस्कोप उसी आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं। बताइए स्टेथोस्कोप का यूज क्या होता है? स्टेथोस्कोप से हम जो है हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है ना। हृदय की धड़कन कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है इसका मतलब भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है ना। तो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? कभी बीपी चेक कराने गए हैं आप, तो बीपी जिस यंत्र की सहायता से चेक की जाती है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कितना है, उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपकी बीपी हाई लो हो जाती है। ठीक है। तो जब आप चेक कराने जाएंगे तो जो इस्तेमाल किया जाता है यंत्र, उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। कैरेटोमीटर, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि 24 कैरेट शुद्ध सोना पढ़ाया गया होगा, या आपने विज्ञापन देखा होगा ज्वेलरी का, तो उसमें लिखा रहता है कि ये 24 कैरेट शुद्ध सोना है इसमें। ठीक है ना। देखिए तो कैरेट शब्द वहां पर यूज किया जाता है। कैरेट से ही बना हुआ है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर एक मशीन है, एक यंत्र है। इसकी सहायता से क्या पता करते हैं? सोने की शुद्धता। यानी कि सोने की शुद्धता पता करने के लिए हम कैरेटोमीटर यूज करते हैं। ठीक। लक्स मीटर, लक्स मीटर किसमें इस्तेमाल किया जाता है? लक्स मीटर, लक्स साबुन आपने देखा है ना, उसी लक्स से बना है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कि प्रकाश कितना तेज है। मैंने आपको बताया था प्रकाश का मात्रक ज्योति तीव्रता, तो प्रकाश का मात्रक तो ज्योति तीव्रता होता है, लेकिन प्रकाश को नापा किस मशीन से जाता है? तो प्रकाश को जिस मशीन से नापा जाता है उसे कहा जाता है लक्स मीटर। ठीक है। समझ रहे हैं? मान लिया आपके बल्ब से जो है जो लाइट निकल रही कितनी है, कितने कैंडिला की लाइट निकल रही, या जो है सड़क पर जो रोड लाइट है वहां पर कितनी लाइट निकल रही है, वो कितने कैंडिला की लाइट निकल रही है, उसको किससे नापेंगे? लक्स मीटर की सहायता से। ठीक। चलो तो इसको जब सही से मैच करेंगे तो क्या निकलेगा? स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी के लिए, कैरेटोमीटर
सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। ठीक है ना, समझ गए? चलिए, तो मैच कराएंगे तो A3 B4 C2 D1। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, ब्लड का मतलब रक्त, प्रेशर का मतलब दाब, तो चाहे रक्त दाब कहे और चाहे ब्लड प्रेशर कहे, दोनों एक ही। स्फिग्नोमैनोमीटर अभी तो मैंने आपको बताया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बहुत ऊंचे टेम्परेचर होते हैं, 1000, 1500, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऐसा टेम्परेचर कि पास जा करके उस टेम्परेचर को ना नापा जा सके। भाई आप कहीं पर मान लिया कि क्या है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है कहीं पर, यहाँ पर आप पास जा करके थर्मामीटर लगा के नापेंगे क्या? थर्मामीटर भी गल जाएगा, आप भी पिघल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझे कि नहीं समझे? हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तब क्या हाल होता है? यहाँ तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझे? तो यहाँ पर पास जा करके टेम्परेचर नहीं नापा जा सकता। या जैसे मान लिया कि सूरज का टेम्परेचर है, सूरज के अंदर घुस करके आप नाप सकते हैं क्या? हड्डी वड्डी ऐसा पिघल जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो दूर से नापा जाता है, समझ रहे ना? तो ऐसे जगहों पर टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? अरे भाई बहुत बार आपको बताया, पायरोमीटर। ठीक, चलिए पायरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी, 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? पायरोमीटर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना भैया? सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। हाँ, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो। कुछ लोग क्या होती है ना, उंगली दर्द करती रहती है, मतलब एक उस पर क्लिक करना है, इतना भी नहीं करेंगे, लाखों रुपए जा करके दिल्ली में फीस दे देंगे लेकिन यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और उसके बदले में बस इतना कह रहे हैं कि भैया सब्सक्राइब कर दो, अपने 10, 20, 50 मित्रों से सब्सक्राइब करवा दो, बस इतना ही आपसे कह रहे हैं, कोई फीस आपसे नहीं मांग रहे। लेकिन क्या करें, हमारे दोस्त इतना भी नहीं करते। इतना कहने के बावजूद भी कम से कम बात लग जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ लोग कर ही नहीं है। हरियाणा से कमेंट कोई कर रहा है, कोई राजस्थान से कमेंट कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से कमेंट कर रहा है, कोई बिहार से कमेंट कर रहा है। ठीक है ना, कमेंट लोग कर रहे हैं, अपना कंफ्यूजन लोग क्लियर कर रहे हैं, अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वही लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भैया सब बताएंगे आपको, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, नीचे वीडियो के नीचे आप देखिएगा जो है डिस्क्रिप्शन वाले उस पर, तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, जितने लोग जुड़ सकते हो अधिक से अधिक लोग। तो कभी होता है कि कमेंट पर जो है हो सकता है ध्यान ना जाए, मैं बिजी रहूँ, तो लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे तो तुरंत आपको मैं जवाब दे दूंगा, जहाँ पर भी आपको डाउट होगा किसी क्वेश्चन पर या किसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना, तो उस व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए। बस आप क्या कर दीजिएगा, हाय लिख के भेज दीजिएगा कि हाय मैं इस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस मैं आपको ऐड कर दूँगा और वो हमेशा मेरे पास रहेगा। ठीक है, नीचे देखिएगा एक नंबर दिया होगा व्हाट्सएप नंबर में। ठीक, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे बच्चे की तरह, और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए। अरे अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए कुछ लोगों को, हर बोलिए कि भैया फ्री में है, सब्सक्राइब कर लो, कर लो। हाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो हल्का फुल्का कुछ इनकम हो जाएगी मेरी यूट्यूब से। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा कि कोई करोड़ों लाखों करोड़ों मिलेगा, लेकिन कुछ मिल जाएगा।
हाँ? और मिल जाएगा तो क्या होगा, ये जो कमरा है, कैमरा है, कमरे का किराया है, लाइट है, बोर्ड है, कैमरा है, हाँ? इसका खर्च निकल आएगा उससे, बस इसलिए कह रहा हूं, समझ रहे हैं? ये अभी मेरे जेब से सब जा रहा है, हाँ? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। आप बताइए प्रकाश की तीव्रता कैसे नापी जाती है? अभी बताया कि लक्स मीटर से। और प्रकाश का मात्रक क्या होता है? हाँ? बताया था ना कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है? बताया था, याद कीजिए, हम नहीं बताऊंगा। राडार उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको सोनार बताया था ना, SONAR बताया था ना आपको सोनार। सोनार मैंने आपको बताया था कहां पर? समुद्र के अंदर। हाँ, समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सोनार का इस्तेमाल करते हैं। राडार का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? RADAR। राडार का इस्तेमाल हम करते हैं हवा में अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु की क्या स्थिति है, वो वस्तु कितनी दूर है कि नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हम राडार का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? राडार का। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या करते हैं? बस वही जैसे सोनार होता है कि दिख रहा है ना आप लोग, यहां पर लगा होता है कुछ, और मान लिया यहाँ पर हवा में दुश्मन देश का ये हेलीकॉप्टर है, ये आपका जो है राडार लगा हुआ है। ये क्या करेगा? ये एक वेव छोड़ेगा। इस वेव को क्या कहते हैं? रेडियो वेव। क्या कहते हैं? रेडियो वेव। अब आप मुझे बताइएगा कि सोनार में किस वेव का यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था सोनार में भी वेव का यूज किया जाता है। वेव मतलब तरंग। उसी प्रकार से राडार में भी एक वेव का यूज किया जाता है, एक तरंग का यूज किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? रेडियो वेव। ये रेडियो वेव यहाँ से निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद ये पुनः वापस चली जाएगी। भाई कहीं टकरा जाएगी तो टकरा करके वापस आ जाएगी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई वस्तु है। वो हेलीकॉप्टर हो सकता है, लड़ाकू विमान हो सकता है, दुश्मन देश की कोई मिसाइल हो सकती है, जो कुछ भी हो, समझ है ना, कुछ ना कुछ है, यहाँ ऑब्जर्वर को पता चल जाए। अगर कुछ ना होता तो ये जो वेव निकली ऐसे, ये यहाँ पर टकराती ना, और जब टकराती ना तो ये वापस ना आती। हाँ भाई, वापस आई है, इसका मतलब ऑब्जर्वर को पता चल गया कि आगे कुछ ना कुछ है। अगर कुछ ना होता तो ये वापस ना आती, आगे चली जाती। ठीक है, तो रेडियो वेव का यूज करते हैं। अगर आपको सोनार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगी, टकरा करके आ जाएगी। और फिर यहाँ पर तमाम मशीन लगी होती है जिससे पता चल जाता है कि आखिर वो कितनी दूरी पर वस्तु है, क्या है, कैसे है। ठीक, चलिए, तो राडार से हम क्या करते हैं? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगा दें। मैंने प्रकाश तरंग बोला क्या आपको? तरंग आगे मैं आपको बताऊंगा, जब आगे चैप्टर आएगा तो वहां पर सारी प्रकार की तरंगों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। प्रकाश तरंग ये नहीं है, ये रेडियो वेव है, रेडियो तरंग है, समझे? ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तु को पता लगाना? जी नहीं, ये ध्वनि तरंग नहीं है, रेडियो तरंग है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि राडार का उपयोग कहाँ आता है? राडार का उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करना। जी नहीं, ऑप्शन सी, राडार उपयोग में आता है। कहाँ उपयोग में आता है?
रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। रिक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप आता है ना, भूकंप कितना तेज है इसको कैसे नापा जाता है? याद कर लीजिए, रिक्टर स्केल पर। क्या? रिक्टर स्केल पर, ठीक ना, एक स्केल होती है ये, ठीक है ना, तो रिक्टर स्केल, और उससे पता कर लेते हैं कि आखिर भूकंप की तीव्रता कितनी है, ठीक ना, कितना तेज है भूकंप, इसको कैसे पता करते हैं? रिक्टर स्केल। देखिए कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ डिस्टरबेंस हो रहा हो, एक्चुअली है क्या कि आगे रोड है, मेन रोड, तो वहाँ पर जब बाइक जाती है या कार जाती है तो उसका हॉर्न आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना, कुछ कुछ वीडियो में ऐसा सुनाई पड़ता है। लेकिन भाई आप क्लासरूम में भी रहते हैं, ऑफलाइन क्लास जब आप जाते हैं दिल्ली या प्रयागराज, तो वहाँ पर भी आप क्लास के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन तमाम बाइक कार ट्रक की हॉर्न सुनाई पड़ती रहती है कि नहीं सुनाई पड़ती रहती, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बाकी आगे चल करके इस पर सब लगा दिया जाएगा, साउंड प्रूफ दीवार को कर दिया जाएगा, तब नहीं सुनाई पड़ेगी। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा महीना 15 दिन सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो ताकि कुछ इनकम हो जाए यूट्यूब के माध्यम से, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था कर दिया जाए, ठीक। चलिए मेन आप कंसंट्रेट कीजिए आपने इस पर। चलिए तो भूकंप वाला हो गया। हाँ, रिक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। इसमें 3 ऑप्शन नंबर सी। भूकंप की तीव्रता का नापन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा था रिक्टर पैमाना नापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर पैमाना क्या नापने के लिए प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना, भूकंप की तीव्रता, ठीक। चलिए देखिए, भूकंप की तीव्रता कहे, भूकंपीय लहरों का आयाम कहे, सब एक ही बात है, समझे कि नहीं समझे? कुल मिलाकर के जहां रिक्टर आए, आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कहीं भूकंप शब्द यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर भूकंप शब्द यूज कर रहा होगा तो आप आराम से लगा दीजिएगा और आपका वही सही होगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पसीना बहुत आ रहा है, सर से लेकर नाक तक पसीना पसीना बह रहा है। चलिए हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की लहरों का आया, ठीक। चलिए भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, फिर अगला क्वेश्चन वही कह रहा है रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 37वां क्वेश्चन है सर, फिर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस में ताप, किलोवाट आवर के आगे लिखा है विद्युत, RH उड़ान के आगे लिखा है रक्त, और रिक्टर पैमाने के आगे लिखता है आर्द्रता। देखिए आप अक्सर सुनते होंगे कि टेम्परेचर कितना है, तो कोई कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर के सेल्सियस जो यूज होता है वो टेम्परेचर यानी कि ताप के लिए यूज होता है। किलोवाट आवर किस लिए यूज होता है? देखो, किलोवाट आवर बिजली नापने के लिए यूज किया जाता है कि अगर हमने घर में जो विद्युत इस्तेमाल किया जो है वो कितने यूनिट हमने अपने घर में बिजली खर्च किया, उसको हम नापते हैं किसमें? किलोवाट आवर की सहायता से। किलोवाट आवर में होता क्या है? देखिए किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है?
1000 वाट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर भी किलो शब्द यूज किया जाएगा आप समझ लीजिएगा कि कुछ 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो किलो वाट बराबर क्या होगा 1000 वाट। वाट वैसे ही किलो का मतलब 1000 वाट, ठीक है ना। तो किलोवाट आवर में क्या नापा जाता है, बिजली को नापा जाता है। होता क्या है कि 1 किलोवाट का अगर कोई उपकरण है, अगर वो 1 घंटे तक चलेगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 1 किलोवाट का उपकरण कितना चले, 1 घंटा तक, तो बिजली कितनी खर्च होगी, 1 यूनिट। समझे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने घर। कोई 1 किलोवाट का उपकरण अगर 1 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो जो बल्ब लगा हुआ है वो 10 वाट का लगा हुआ है, वो 1 किलोवाट का लगा ही नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए सब आप नाप लीजिए, 10 वाट का एक बल्ब है, मान लिया आपके घर में 10 बल्ब लगे हैं, तो 10 गुणे 10 यानी बल्ब पर आपका कितना खर्च हो गया, 100 वाट। मान लिया आपके यहाँ जो है 4 पंखे लगे हुए हैं 100 वाट के, तो 100 गुणे 4 यानी पंखों पर कितना खर्च हुआ, 400 वाट, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लिया अन्य सब उपकरण मिला करके और आ गया 500 वाट, कुल कितना हो गया 1000 वाट, ठीक है ना। तो होता क्या, किलोवाट में मैंने आपको कितना बताया, किलोवाट का मतलब 1000 वाट। 1000 वाट 1 घंटे तक अगर चलेगा तो 1 यूनिट बिजली आएगी। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता, ठीक। कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि किलोवाट, आगे जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो हम उसको समझ लेंगे। किलोवाट आवर यूज किया जाता है बिजली के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, किसके लिए यूज किया जाता है, बिजली के लिए। आरएच गुणांक रक्त के लिए, आरएच कोफिशिएंट कहे, आरएच गुणांक कहे, ये क्या होता है, रक्त यानी कि खून, यानी कि ब्लड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आरएच गुणांक के आगे रक्त, ये भी सही, ए बी सी तीनों सही सुन में। रिक्टर पैमाना मैंने आपको अभी बताया था, रिक्टर स्केल के आगे लिखा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। रिक्टर स्केल से क्या आप आर्द्रता नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापते हैं, जी नहीं, उससे हम नापते हैं भूकंप की तीव्रता। समझे कि नहीं समझे, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, रिक्टर पैमाने में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उसके आगे आर्द्रता लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन गलत है। और यही पूछ रहा है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे, ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही सही, यही आंसर होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप के निम्नांकित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होगा। देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं, आप सोचते होंगे ना कि सबसे कम टेम्परेचर कितना संभव है, अक्सर होता होगा कि, तो मैं आपको बताऊं कि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर की खोज अभी नहीं की गई। कोई पूछे कि दुनिया में या कहीं पर भी सबसे कम कितना तापमान संभव है, ठीक है ना, पूछ सकता है आपसे कि सबसे कम टेम्परेचर कितना संभव है, तो आप कहिएगा कि सबसे कम संभव है 0 केल्विन, ठीक है ना। सबसे कम कितना संभव है, 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम संभव नहीं।
जीरो के, ये ओ नहीं है, ओके नहीं है, ये है जीरो, समझे कि नहीं? जीरो केल्विन से कम टेम्परेचर समझ। अच्छा, जीरो से कम कितना होता है? जीरो से कम अगर देखेंगे तो माइनस में चला जाएगा। -1 केल्विन टेम्परेचर संभव है क्या? जी नहीं। -2, जब -1 नहीं संभव तो उससे कम होता है -2, और सब होता है जी सबसे कम। लेकिन याद रखिएगा, जीरो केल्विन कह रहा है, ठीक है ना? केल्विन कह रहा है, समझे? जीरो केल्विन कह रहा है, तो सबसे कम टेम्परेचर कितना संभव है? 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम संभव नहीं है। और 0 केल्विन से कम क्या होता है? -1, -2, -3, यानी माइनस में केल्विन अगर आप यूज कर रहे हैं तो केल्विन जो टेम्परेचर होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता यहाँ संभव, क्योंकि सबसे कम 0 केल्विन है। और 0 से कम अगर कर देते हैं तो माइनस में आ जाएगा, समझे? और इससे कम संभव नहीं, तो हम कह सकते हैं ना कि केल्विन जो होता है वो माइनस में नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, तो कह रहा है कि ताप के निम्नांकित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? केल्विन, ठीक है ना? बाकी सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर का ऋणात्मक हो सकता है। आगे है चैप्टर, उसमें बताएंगे। आप इस फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो केल्विन होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। केल्विन में सबसे कम तापमान जो होता है वो 0 केल्विन होता है, 0 से कम नहीं संभव। बाकी सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर इस सब में ऋणात्मक हो सकता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ, समझेंगे ना? सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता, ठीक? क्या नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। फिर वही चीज रिक्टर स्केल है, उस स्केल में हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है ना? ये एक पैमाना है रिक्टर स्केल, हाँ? और यंत्र क्या है? भूकंप मापी यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप को किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ याद रहेगा ना? किस पैमाने में नापा जाता है? तो रिक्टर स्केल में नापा जाता है। यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। दोनों चीज भूकंप के लिए आप यूज कर लीजिएगा। केस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों में वृद्धि, पेड़ कितना बड़ा हुआ, पेड़ में कितनी ग्रोथ हुई, कितना बढ़ा, ठीक ना? इसको कैसे नापते हैं? केस्कोग्राफ से। रेन गेज से क्या नापते हैं? रेन गेज जो होता है, रेन का मतलब होता है वर्षा, रेन गेज से हम वर्षा को नापते हैं, कितनी बारिश हुई। कहते हैं ना कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, हाँ? क्या कहते हैं? इतने मिलीमीटर बारिश हुई, हाँ, जो भी कहते हैं, ठीक है ना? खुद मिलाकर के वर्षा, बारिश को किससे नापा जाता है? रेन गेज से। केस्कोग्राफ से पौधों में हुई वृद्धि को नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। और गीगर काउंटर क्या नापता है? गीगर काउंटर नापता है आयनित विकिरण, ठीक ना? हाँ? आयनित विकिरण। आगे जब आपको विकिरण पता चलेगा, केमिस्ट्री में इसको पढ़ेगा कि आयनन क्या होता है, ठीक है ना? कोई जो किरण निकल रही है वो आयनित कैसे हो जाती है, सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? कुल मिलाकर के आप अभी इतना जान लीजिए कि गीगर काउंटर की सहायता से आयनित विकिरण को नापते हैं। अच्छा, एक चीज है, बहुत मन करता है कि अभी ही सब कुछ बता दें, लेकिन अगर अभी बताएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी बताएं, फिर आगे जब चैप्टर आएगा तो वहाँ डिटेल में फिर बताएं, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पहले बार कह रहा हूँ कि ये 2 चैप्टर जो ये रटने वाला है, रट लीजिएगा और कुछ आगे मत पढ़िए। जितना ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है इसी को लगा लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, 100% गारंटी मैं आपसे लेता हूं कि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? अभी तो बताया था सिस्मोग्राफ से, ठीक है ना? बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर, जी नहीं, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कोमोग्राफ, पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात यहाँ पर कर रहा है। चलिए 42 नंबर का शायद क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन। सिस्मोग्राफ से हृदय की धड़कन को नापते हैं क्या? जी नहीं, उसके लिए अलग बताया था। वायुमंडल का दाब? जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी भूचाल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे कि भूकंप तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को नापते हैं। तो यह जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है भूचाल ना, इसी को भूकंप कहते हैं। भूचाल कहे या भूकंप कहे एक है बात। जब कहीं ऐसा कंफ्यूजन होगा तो इंग्लिश वाला रूपांतरण आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपको बाई लैंग्वेज में दिया रहेगा। तो जहां पर आपको ना समझ में आए कि यार, तो वहां पर आप एक बार इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अर्थ तो एक ही लिखा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है भाई, भूकंप के आगे सिस्मोग्राफ लगा दीजिएगा। ऊंचाई को किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से। किससे? अल्टीमीटर। विद्युत धारा को एमीटर से, आपको बताया था एमीटर। और प्रतिरोध को ओम से। प्रतिरोध के आगे लिखा हुआ है ओम। देखिए ध्यान दीजिएगा, एमीटर, सिस्मोग्राफ और अल्टीमीटर ये तो यंत्र है, और ओम क्या है? मात्रा है। हमें क्या लेना देना? हमें टिक करना है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ऊंचाई को अल्टीमीटर से नापते हैं और विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं, और प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? एक जगह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था क्वेश्चन लगाते समय में, उस समय थोड़ा डिस्टर्ब था जब ये प्रतिरोध प्रतिरोधकता वाला, तो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। बाद में मैंने उसको फिर से बताया था उस क्वेश्चन को, उसी के आगे 10-20-25 सेकंड के लिए मैं घरेलू समस्या को लेकर के डिस्टर्ब था, तो वहाँ पे वो बताया। तो उस वाले को आप याद कीजिएगा, शायद इसके पहले वाले वीडियो में है। तो वहाँ पर मैंने आपको प्रतिरोध प्रतिरोधकता जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, चलिए तो 3 यहाँ पर मैच कर रहा है इंस्ट्रूमेंट से और 1 मैच कर रहा है मात्रक से। ठीक है, चलिए फिर फायदोमीटर से क्या नापते हैं? फायदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है, उसको किससे नापते हैं? फायदोमीटर, एक मशीन आती है उससे। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। हाँ, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ रहे हैं ना? वायुमंडलीय दाब, बड़ा भारी भरकम शब्द कह रहे हैं। अरे भाई, वायु का दाब, हवा का दाब। हाँ, और इस दाब को पता करके कि वायुमंडलीय दाब यानी हवा का दाब कितना है, पता किया जाता है बारिश होगी कि नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा, मौसम सफा रहेगा, साफ रहेगा, या मतलब बारिश होगी, ये सब वायुमंडलीय। ज्योग्राफी में आप जब मौसम विज्ञान नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएगी इसी चैनल में, और उम्मीद करते हैं कि फ्री में पढ़ाई जाए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। ठीक है, चलिए तो फायदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। हाँ, आर्द्रता कहे, वायुमंडलीय दाब कहे, समझ में कहते हैं नमी कितना है। ठीक है ना? इस वायुमंडल में कितना नमी है, और उससे पता करेंगे कि हवा मतलब बारिश होगी कि नहीं। समझ रहे हैं? तो हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई, पहले आपको बताया।
तो A4, B1, C2, D3। चलिए अगला क्वेश्चन है, फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? सी, समुद्र की गहराई। समझे? फायदोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापने में। रट लीजिए एकदम, इसमें कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर, बहुत पहले बताया था, पिछला वाला पार्ट अगर आप देखेंगे कि वायु का वेग, वायु की चाल, वायु की गति, इसको किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर से। सिस्मोग्राफ अभी बताया कि भूकंप के लिए यूज होता है। बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है। तो क्लियर हो गया? एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो जब इसको मैच करेंगे A3, B1, C2, D4। अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन की PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी हो जाएगी, और टेलीग्राम चैनल मेरा वही होगा, उसका नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसी नंबर पर मेरा टेलीग्राम भी है। ठीक है ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, प्लस टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, तो आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पर सारा क्वेश्चन की PDF पड़ी होगी, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक, और बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी PDF डाल दी जाए। ठीक है, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए, तो आपको आसानी हो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया, एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए और आप अपने से लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक बार आप वीडियो का डिस्कशन तो देख ही चुके हैं, वहाँ पर जाके देखिए, या चाहिए तो चूंकि वहाँ पर तो वीडियो आने से पहले ही वहाँ पर पड़ी रहेगी, तो जब वहाँ पर पहले ही पड़ी रहेगी तो एक बार वहाँ पर अपने से देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर वीडियो देखिए, फिर जा करके लगाइए, जैसा आपको उपयुक्त पड़े। हाँ, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। हाँ? कौन सा सही मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। तो मैनोमीटर के आगे क्या लिखा है? दाब। सही मैच है? सही मैच है कि नहीं जी? मैनोमीटर के आगे दाब सही है। कार्बोरेटर, जो लोग बाइक चलाते हैं, थोड़ा मिस्त्री टाइप के जो लोग होते हैं, उनको पता होगा कि कार्बोरेटर कहाँ होता है। भैया बाइक में जो इंजन में कहीं कार्बोरेटर लगा होता है, ठीक है ना? क्या इस्तेमाल होता है उसके डिटेल में चले जाएंगे। कार्बोरेटर आप समझ लीजिए इंजन से रिलेटेड है। कार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजी आपने पढ़ा है, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, कोई हार्ट का जो पेशेंट होता है वहाँ पे लिखा रहता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना? तो कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय। तो कार्डियोग्राम से क्या करते हैं? हृदय की गति को नापते हैं, ठीक है ना? सिस्मोमीटर, सिस्मो का मतलब है होता है भूकंप की कुछ बात कही जा रही है, ठीक है ना? तो सिस्मोमीटर में क्या नापते हैं? भूकंप तरंगों की तीव्रता। कुछ की वर्ड याद कर लीजिए, कहीं सिस्मो आए तो समझ लीजिएगा कि कुछ भूकंप की बात कही जा रही है, ठीक? तो मैनोमीटर के आगे दाब सही है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन की इंजन सही है, कार्डियोग्राम हृदय की गति सही है। ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोमीटर के आगे लिखा है पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है। सिस्मोमीटर से भूकंप तरंगों की तीव्रता नापते हैं, पृष्ठतल की वक्रता नहीं, ठीक ना? तो सिस्मोमीटर के आगे ये जो पृष्ठतल की वक्रता लिखा हुआ है, ये गलत ऑप्शन है, काट दीजिए इसको। तो यही पूछ रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए
फोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? फोनोमीटर, फोन शब्द से ही पता चल रहा है ना कि कुछ आवाज की बात कही जा रही है। फोन से क्या करते हैं आप? अपनी आवाज को दूसरे तक पहुंचते हैं ना। आवाज मतलब ध्वनि। तो फोनोमीटर किसके नापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को नापने में। फोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को नापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहीं ध्वनि की बात कही गई है ऑप्शन में? ऑप्शन में कह रहा है कि प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता। जी नहीं, फोनोमीटर से प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को नहीं नापते। कि नापते हैं? जी नहीं। अत्यधिक उच्च ताप, उस ताप को नापते हैं क्या यार? उसको तो कहाँ फोनोमीटर से। विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति। जी नहीं। वायुमंडलीय आर्द्रता। ये भी नहीं। अब देखिए यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और चारों ऑप्शन गलत है। प्रीलिम की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में इतना बड़ा आयोग और गलत दे दिया। चलिए क्या कर सकते हैं, आप याद कर लीजिए कि फोनोमीटर से क्या नापते हैं? ध्वनि तरंगों की तीव्रता। चलिए आप ये बताइए झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग झूठ बोल देते हैं। हाँ सर सब्सक्राइब कर दिया, आपने सारे दोस्तों के पास मैंने शेयर कर दिया। हाँ, फेसबुक पर भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया। और कुछ लोग तो इतना झूठ बोलते हैं, कहेंगे अरे सर मैंने तो अपने सारे दोस्तों को 10-10 बार फोन किया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जरा इसको सब्सक्राइब करो, फ्री में पढ़ाते, जरा सब्सक्राइब करो। और हकीकत क्या होती है कि सब गप्पा मार रहे होते हैं, वो खुद भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं। उनकी उंगली दर्द करती रहती, भाई उंगली टूट जाएगी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ना। हाँ, चिंता मत कीजिएगा, एक मशीन आती है, ठीक है ना, मैं पता लगा लूंगा कि कौन से लोग सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, कौन से लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर किए कि नहीं शेयर किए, मैं पता लगा लूंगा। चलिए मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा हो तो उसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ से उसको पता करेंगे। तो किससे पता करेंगे झूठ का पता? पॉलीग्राफ से, ठीक है ना। चलिए इसमें 3 ऑप्शन और दे दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि उनका यूज कहाँ किया जाता है। पायरोमीटर, बार बार आपको बोल रहा था कि पायरोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम पायरोमीटर की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो चलिए पायरोमीटर उच्च ताप के लिए होता है। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप क्या कहते हैं? गायरोस्कोप, कोई वस्तु अगर घूम रही है तो किस स्पीड से घूम रही है उसको कैसे पता करते हैं? गायरोस्कोप की सहायता से। यानी कह सकते हैं कि हम गायरोस्कोप की सहायता से घूमती हुई वस्तुओं की स्पीड पता करते हैं। चलिए काइमोग्राफ क्या होता है? एक मशीन होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है, तो उस मशीन को कहा जाता है काइमोग्राफ। जैसे हार्ट बीट है, आपका बीपी है, इस सब को जो है ग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है इस मशीन की सहायता। क्या करें, बाइक वाला जो है तेज हार मार रहा है, क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, काइमोग्राफ क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो बीपी है, हार्ट बीट है और जो कुछ भी है उसको हम काइमोग्राफ की सहायता से दिखाते हैं, ठीक है। तो काइमोग्राफ इसमें हो गया, गायरोस्कोप घूमते हुए वस्तु, पायरोमीटर उच्च ताप, पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, ठीक। लगाऊंगा, सबको लगाऊंगा पॉलीग्राफ। मशीन मिल तो जाए मुझे, लेकिन मिलेगी नहीं।
चलिए चलिए, ये शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को नापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। यह है क्या, कह क्या रहा है? आप कभी ब्रिज देखें, पुल तो देखे ही होंगे, हाँ, चाहे फ्लाई ओवर की बात कर ली जाए और चाहे गंगा जी पर या किसी नदी पर जो ब्रिज बनता है, होता क्या है, बहुत दूर से देखेंगे कि पहले ऐसे जाता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर थोड़ा सा ऐसे चढ़ान मारता है, ऐसे, सॉरी ज्यादा लाइन मार दिया मैं, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे चढ़ान मारेगा, फिर ऐसे 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 चला जाता है, ठीक है ना। यह होती है रोड, इसमें से थोड़ा सा चढ़ान ऐसे मारता है ब्रिज, और फिर जा करके कभी भी आप देखेंगे कि ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे। तो ये जो कोण होता है, जहां से थोड़ा सा चढ़ान टाइप होता है ब्रिज जो है, वो कोण कितने का होता है, ठीक है ना, समझे ना। उसको कैसे नापा जाता है? उसको नापा जाता है थियोडोलाइट की सहायता से। क्या है? थियोडोलाइट की सहायता। थियोडोलाइट, समझे नहीं समझे? थियोडोलाइट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या कहते हैं कि आखिर जो ऐसे जा रहा था तो कितना कोण से चढ़ान है उस ब्रिज पर, उसको हम थियोडोलाइट की सहायता। कह रहा ऊर्ध्वाधर तल, यही जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपर होगा, और क्षैतिज तल ये ऐसे, इसके बीच जो कोण ही दूरी कहे या कोण कहे, दोनों एक ही बात है, को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? तो थियोडोलाइट। समझे नहीं? जब ब्रिज बनता है तो वहां पर इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं, थियोडोलाइट का, समझे? ऐसे गए, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे अभी याद आया, एक बच्चा कोई था छत्तीसगढ़ का शायद, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, वो शायद पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन शायद मुझे लगता है या तो मैंने न लगवाया हो, मुझसे छूट गया है शायद, मुझे स्पष्ट याद नहीं है। वो उस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए कि मेगावाट में जो बिजली नापी जाती है वो कहाँ नापी जाती है? अजान हो रही है, इसलिए थोड़ी सी आवाज आ सकती है, कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। मेगावाट, मेगा का मतलब आप जान लीजिए 10 लाख की बात करता है, और वाट का मतलब वाट, तो मेगावाट का मतलब 10 लाख वाट है। हाँ, यानी क्वेश्चन कह रहा था, उसने क्वेश्चन पूछा था, उसका मतलब था कि मेगावाट में बिजली कहाँ नापी जाएगी? आपके घर में नापी जाएगी, जहां उत्पादित होगी वहां नापी जाएगी, या जो बिजली आपने बचत कर लिया है उसको हम मेगावाट में नापेंगे? ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा था उसने। देखिए, मेगावाट का मतलब क्या है? 10 लाख वाट, यानी कुल मिलाकर के मेगावाट में वो बिजली नापी जाएगी जो कम से कम 10 लाख वाट हो। समझे कि नहीं भाई? 1 मेगावाट भी कम से कम होनी चाहिए वो बिजली, तभी मेगावाट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मान लिया कोई बिजली 1 वाट है जो है, तो उसके लिए मेगावाट शब्द क्यों यूज करेंगे? मेगावाट शब्द तब ही यूज करेंगे ना जब वो बिजली कम से कम 1 मेगावाट हो। और 1 मेगावाट कौन सी बिजली होगी? आपके घर में जो बिजली खर्च होगी, कब 1 मेगावाट खर्च होती है क्या?
नहीं भाई, 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 लाख वाट। आपके घर में 10 लाख वाट बिजली नहीं खर्च होती, कितना खर्च कर लेंगे यार। 10 लाख वाट बहुत बड़ी चीज होती है। जो बिजली बचत की जाती है, क्या वो 10 लाख वाट बिजली कोई बचत कर लेगा क्या? जी नहीं। हाँ, शायद उसमें एक ऑप्शन और दिया गया है कि ट्रांसमिशन हाउस। जी नहीं, 10 लाख वाट बहुत बड़ी चीज होता है, समझे कि नहीं? तो 10 लाख वाट बिजली आपको कहाँ मिलेगी? ये 10 लाख वाट आपको वहीं पर मिलेगा जहां बिजली बन रही होगी, जहां बिजली उत्पादित की जा रही होगी। क्योंकि ये मेगावाट बहुत बड़ी मात्रा में बिजली है, ठीक है ना। मेगावाट कहने का मतलब 10 लाख वाट, और 10 लाख वाट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो कह सकते हैं कि मेगावाट शब्द यूज करेंगे जहां पर बिजली बन रही, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट में वहां पर लिखा जाता है कितनी बिजली बनी, इतने मेगावाट बिजली बनी, इतने मेगावाट। घर में नहीं, घर में कहते हैं कितनी बिजली खर्च हुई, इतने वाट खर्च हुई। मेगा का मतलब 10 लाख वाट, ठीक। तो उसका आंसर होगा कि मेगावाट में कहां पर नापी जाती है बिजली? जहां पर बिजली बन रही होती है, जहां पर बिजली उत्पादित की जा रही होती है। ये ऑप्शन उसका सही होगा, ठीक है ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोई स्टूडेंट शायद मुझसे ये पूछा था, ठीक है। और वो क्यों यूज की जाती है मेगावाट? क्योंकि मेगावाट का मतलब होता है 10 लाख वाट, और 10 लाख वाट बहुत बड़ा मात्रा होती है, ठीक है ना। घर में इतनी बिजली हम नहीं